जय हिंद बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है शिक्षा कैरियर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू 71वीं बीपीएससी और शिक्षक भर्ती आगामी शिक्षक भर्ती के लिए जो हम लोगों ने एमसीक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंशिएंट हिस्ट्री का जो सेशन स्टार्ट किया था, आज उसकी क्लास है और हम लोग पहुंच चुके हैं गुप्त काल पे। ठीक है, आज की जो हमारा क्लास है वो गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल है। ठीक है, गुप्त काल से संबंधित और गुप्तोत्तर काल से संबंधित हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, हम सभी को डिटेल्स से एनालाइज करते हुए और बनाते हुए चलेंगे। तो चलिए अपने पहले प्रश्न पे आते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? ऑप्शन देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, अशोक महान और समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता था। ठीक है, गुप्त वंश की यदि बात करें, गुप्त वंश की बात करें, ठीक है, गुप्त वंश की यदि बात करें तो प्रथम महान शासक चंद्रगुप्त प्रथम थे। कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम थे। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम थे। इनके बाद समुद्रगुप्त का शासन आता है। ठीक है, इनके पुत्र समुद्रगुप्त शासक बनते हैं। ठीक है, समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बनता है। कौन बनता है? चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बनता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त, कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त। इस तरह से इनकी वंशावली है। क्लियर? और इसके यदि संस्थापक की बात करें तो संस्थापक माना जाता है कि इसकी स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। ठीक है, इसकी स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। ठीक है, श्रीगुप्त नामक व्यक्ति ने इस वंश की स्थापना की थी। और प्रथम महत्वपूर्ण शासक कौन थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता था। अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक नाम देवगुप्त था? ठीक है, किस राजा का अन्य नाम देवगुप्त था? ठीक है, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देवगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता था। ठीक है, देवगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम था। ठीक है, अन्य नाम था आपको। ठीक है, देवगुप्त किसका अन्य नाम था? तो देवगुप्त आपका चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम था। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। परम भागवत, परम भागवत की उपाधि किसने धारण की थी? तो ये समुद्रगुप्त ने धारण की थी। ठीक है, परम भागवत की उपाधि समुद्रगुप्त के द्वारा अपनाई गई थी। ठीक है, समुद्रगुप्त के द्वारा अपनाई गई थी। जब हम लोग वंशावली देख रहे थे उसमें ये दूसरे क्रम के आपके शासक हो जाते हैं, आपके समुद्रगुप्त। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, इलाहाबाद स्तंभ लेख निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित है? इलाहाबाद स्तंभ लेख, या आप इसे कह लीजिए प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, या आप इसे कह लीजिए प्रयाग प्रशस्ति। प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा में लिखा गया। ठीक है, तो इलाहाबाद स्तंभ लेख किसका है? तो इलाहाबाद स्तंभ लेख आपका समुद्रगुप्त का है। ठीक है, इलाहाबाद स्तंभ लेख किसका है? समुद्रगुप्त का है। और प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन है? तो हरिसेन है। कौन है? हरिसेन है। ठीक है, ये इनके दरबार में थे और इन्होंने ही प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। ठीक है, क्लियर है? आगे चलते हैं। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति है इस पर किसका अभिलेख मिलता है? तो इस पर आपको जहांगीर, ये इस अभिलेख की यदि बात करें तो ये जो इलाहाबाद स्तंभ लेख है ये अशोक का था। किसका था? अशोक का था। अशोक के बाद इस पे हरिसेन ने प्रशंसा लिखी थी समुद्रगुप्त के बारे में, और ये क्या कहलाया? तो प्रयाग प्रशस्ति कहलाया। तो समुद्रगुप्त का भी उल्लेख मिलता है। और इसके बाद इस पे जहांगीर का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो तीन राजाओं का उल्लेख हमें इलाहाबाद स्तंभ लेख पे मिलता है, अशोक का, समुद्रगुप्त का और जहांगीर का। तो इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जहांगीर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथन को पढ़ना है और बताना है कि इसमें से सही उत्तर कौन सा है। नीचे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार में एक प्रसिद्ध कवि था, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन किसमें नहीं है? तो सी तो पहले ही हटा दीजिए। उसने देवी चंद्रगुप्तम महाकाव्य की रचना की थी, बिल्कुल गलत। देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त की, किसकी थी? तो विशाख दत्त की थी, विशाख दत्त की थी देवी चंद्रगुप्तम। ठीक है, इसका रचयिता कौन है?
तो विशाख दत्त है। तो दूसरा जिसमें है उसको हटा दो, ये गया, ये गया, तीसरा पढ़ने का हमें जरूरत भी नहीं। तो एग्जाम में ये चीज आप कीजिएगा जरूर। वह प्रयाग प्रशस्ति का भी रचयिता है, तो बिल्कुल सही है, हरिसेन ही प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3। एग्जाम में एलिमिनेशन मेथड बहुत हद तक काम आता है। बहुत सारे क्वेश्चन आपके ऐसे हैं, 10 से 20% क्वेश्चन आपके जो नहीं आ रहे हैं ना, वो एलिमिनेशन मेथड से बन जाएंगे। तो इस चीज का प्रयोग कीजिएगा। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर कर आपको सत्ता प्राप्त की थी? ठीक है, इसका आंसर बताइए। हुआ क्या था कि समुद्रगुप्त के बाद एक शासक का नाम आता है रामगुप्त। किसका नाम आता है? रामगुप्त। किसका नाम आता है? रामगुप्त का नाम आता है। ठीक है, रामगुप्त का नाम आता है। और कहा जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसकी हत्या कर दी थी और फिर शासक बना था। क्लियर? तो आप इसको याद रखिएगा। और इसकी पत्नी का नाम था ध्रुव देवी। इसकी पत्नी का क्या नाम था? इसकी पत्नी का नाम था ध्रुव देवी। ठीक है, इससे विवाह कर लिया था किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने इससे विवाह किया था और रामगुप्त की हत्या कर दी थी। कहा जाता है कि वो एक कायर और निडर, वो था कायर और अच्छा शासक नहीं माना जाता था, इसलिए उसकी हत्या कर दी चंद्रगुप्त द्वितीय ने और उसकी पत्नी ध्रुव देवी से विवाह कर लिया और गुप्त वंश का अगला शासक बन गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। हुनों ने भारत पर आक्रमण किया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, बुद्धगुप्त। तो हुनों ने आक्रमण किया था आपके स्कंदगुप्त के शासनकाल में। ठीक है, स्कंदगुप्त के शासनकाल में प्रथम फर्स्ट टाइम आपको हुनों का आक्रमण होता है। आगे बढ़ते हैं। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था? कौन सा अभिलेख है जो ये बतलाता है कि हुनों को स्कंदगुप्त ने पराजित कर दिया था? हुनों को स्कंदगुप्त ने पराजित कर दिया था और वो अभिलेख था भीतरी स्तंभलेख। कौन सा स्तंभलेख? भीतरी स्तंभलेख से हमें पता चलता है कि इन हुनों को इसने पराजित किया था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। शक विजेता, शक विजेता किसे कहा जाता है? तो शक विजेता कहा जाता है आपको चंद्रगुप्त द्वितीय को। इसको कहा जाता है और इसने एक उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि? शकों को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने एक उपाधि धारण की थी सकारी की। इसकी शकारी की। सकारी की उपाधि धारण किसने की थी? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह भी इंपॉर्टेंट है। सकारी की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा धारण की गई थी शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में। साथ ही इसने सोने का दिनार चलाया था, सॉरी रुपयक नामक सिक्का चलाया था। कौन सा? रुपयक नामक सिक्का चलाया था। चांदी का रुपयक चलाया था। कौन सा? तो रुपयक नामक सिक्का चलाया था। किस खुशी में? तो शकों को पराजित करने की खुशी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम शासक। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम शासक कौन था? बताइए, ऑप्शन देखिए और आंसर बताइए जल्दी। मैंने अभी जस्ट आपको बताया ना, इसने चांदी का सिक्का जारी किया था रुपयक। ठीक है, रुपयक नामक रजत सिक्का जारी किया था इसने। ठीक है, रुपयक नामक रजत सिक्का इसने जारी किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने, चंद्रगुप्त सेकंड ने रुपयक नामक चांदी का सिक्का जारी किया था। तो करेक्ट आंसर हमारा चंद्रगुप्त सेकंड हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में आया था? ठीक है, तो फाहियान गुप्त वंश के शासनकाल में आया था, सब लोग जानते हैं। ठीक है, और किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत की यात्रा पे आया था। 74 वर्ष का था ये जब ये भारत की यात्रा पे आया था। तो ये 74 वर्ष का था। समझ लीजिए कितनी ज्यादा डेडिकेशन थी इसको, बौद्ध धर्म में रुचि कितनी ज्यादा थी। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय से इसे ज्ञान प्राप्त करना था और कितनी रुचि थी जो 74 वर्ष की आयु में ये भारत की यात्रा पे आया था। ठीक, डेडिकेशन इसको कहते हैं। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ये भारत आया था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। प्रभावती गुप्त शासिका थी। प्रभावती गुप्त शासिका थी, जल्दी ऑप्शन देखिए। गुप्त वंश, वाकाटक वंश, शुंग वंश और मौखड़ी वंश। बताइए, प्रभावती गुप्त कहां की शासिका थी?
जल्दी जल्दी अपना आंसर देखेंगे। प्रभावती गुप्त जो थी वो वाकाटक वंश की शासिका थी, ठीक है। प्रभावती गुप्त वाकाटक वंश की शासिका थी। आपका नरसिंह वर्मन सेकंड, आई थिंक नरसिंह वर्मन सेकंड से इसकी शादी हुई थी। ये आपको चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, ठीक है। कौन थी? चंद्रगुप्त सेकंड की पुत्री थी, ठीक है। चंद्रगुप्त सेकंड की पुत्री थी, ठीक है। चंद्रगुप्त सेकंड की पुत्री थी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का वर्णन करता है? मंदसौर, मंदसौर प्रशस्ति आपका कुमारगुप्त का है। सबसे अधिक अभिलेख यदि किसी के मिले हैं, ठीक है, सबसे अधिक यदि स्तंभ लेख किसी के, अभिलेख किसी के मिले हैं, ठीक है, तो वो मिले हैं कुमारगुप्त के, ठीक है। सबसे अधिक अभिलेख किस शासक के मिले हैं? तो कुमारगुप्त के मिले हैं, ठीक है। सबसे अधिक किसके मिले हैं? कुमारगुप्त के। एग्जाम में यदि पूछ दे तो याद रखिएगा, सबसे अधिक अभिलेख मिले हैं कुमारगुप्त के। और मंदसौर प्रशस्ति किसके बारे में बताता है? तो कुमारगुप्त के बारे में बतलाता है। आगे बढ़ते हैं। रेशम बुनकर की श्रेणी के बारे में जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? बतलाइए। रेशम बुनकरों के बारे में जानकारी हमें किससे मिलती है? तो रेशम बुनकरों की जानकारी हमें दसपुर शिलालेख से मिलती है, ठीक है। रेशम बुनकरों की जानकारी, और ये किस शासक का है? तो ये कुमारगुप्त का है। याद रखिएगा, कुमारगुप्त का है ये, ठीक है। कुमारगुप्त का दसपुर शिलालेख किसका है? दसपुर शिलालेख कुमारगुप्त का है, ठीक है। दसपुर शिलालेख कुमारगुप्त का है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। भारतीय यात्रा में फाहियान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया है। फाहियान जब यात्रा पे आया था तो उसने एक अस्पताल का उल्लेख किया था। वो अस्पताल कहाँ पे स्थित था? तो वो अस्पताल पाटलिपुत्र में स्थित था, ठीक है। वो अस्पताल कहाँ स्थित था? तो पाटलिपुत्र में स्थित था। चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से निम्नलिखित में से कौन फलित ज्योतिषी, ठीक है, से संबंधित था? चंद्रगुप्त के दरबार में, चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में अलग अलग फील्ड से आपके फेमस फेमस पर्सन, ठीक है, अलग अलग फील्ड से विख्यात विख्यात आदमी उनके दरबार में मौजूद थे, जिसको 9 रत्न की संज्ञा दी गई थी, ठीक है। 9 रत्न कहा जाता था। आपको साहित्य से, विज्ञान से, आपको फिर जादू टोना से, ठीक है, औषधि से, मेडिकल सेक्शन से, इन सभी क्षेत्रों से उनके पास अलग अलग जो पर्सनालिटीज थी, अलग अलग जो उनके पास व्यक्ति थे, उनको क्या संज्ञा दी गई थी? 9 रत्न की संज्ञा दी थी। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न क्या पूछा गया है? प्रश्न पूछा गया है फलित ज्योतिषी, ठीक है। तो फलित ज्योतिषी थे छपनक। फलित ज्योतिषी कौन थे? छपनक थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? गुप्त स्वर्ण मुद्रा को दीनार कहा जाता था, ठीक है। क्या कहा जाता था? दीनार कहा जाता था। क्लियर? गुप्तकालीन रजत मुद्राओं का नाम दिया गया। मैंने आपको पहले ही बताया, रुपयक, ठीक है। गुप्तकालीन रजत मुद्रा क्या थी? रुपयक थी। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख, ठीक है, साक्ष्य, प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहां से मिलता है? तो एरन अभिलेख से। कहां से मिलता है? एरन अभिलेख से। किसका है ये? तो ये भानुगुप्त का है। किसका है? भानुगुप्त का है ये एरन अभिलेख। याद रखिएगा, किस शासक का है एरन अभिलेख? तो भानुगुप्त का है। और यहां से हमें सती प्रथा की प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य मिलती है। गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? तो गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। सभी को पता होगा ये। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम दान में दिए थे? ठीक है, अनुदान में दिए थे, मतलब दान में दिए थे। किस शासक ने सबसे अधिक मंदिर और ब्राह्मणों को जो दान में दिए थे, कौन सा वंश था? तो वो आपका गुप्त वंश था। और इस चीज को अनुदान देने की चीज, मतलब मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान देने की जो व्यवस्था थी, वो शुरू किसके द्वारा की गई थी? तो सातवाहन के द्वारा। ठीक है, इससे पहले ये सिस्टम नहीं था। सातवाहन वंश के द्वारा, ठीक है, सातवाहन वंश के द्वारा यह प्रथा शुरू हुई थी। ठीक है, यह प्रथा शुरू हुई थी, तो इसको भी याद रखिएगा।
सातवाहन वंश के द्वारा यह प्रथा शुरू हुई थी, और सबसे ज्यादा दान दिया किसने था? तो गुप्त वंश ने दिया था। दोनों चीज याद रखिएगा। प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? तो गुप्तों का शासनकाल आपको स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि साहित्य, कला, विज्ञान, गणित सभी अपने चरम पर थी। ठीक है, इसलिए इसको स्वर्ण युग कहा जाता है। ये नहीं सोच लीजिएगा कि सोने का बहुत ज्यादा प्रचलन था इसलिए स्वर्ण युग। स्वर्ण युग का मतलब होता है क्लासिकल एरा। ठीक है, क्लासिकल एरा इसलिए कहा जाता था क्योंकि विज्ञान, साहित्य, गणित, ठीक है, आपका मेडिकल सेक्शन, ये सारी चीजें अपने चरम पर थी। ठीक है, तो इसलिए क्या कहा जाता था? व्यापार वाणिज्य। तो गुप्तों का जो शासनकाल था इसको स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? ठीक है, भू टैक्सेशन। ठीक है, भू टैक्सेशन जो थी, भूमि से जो राजस्व लिया जाता था वो कितना था? उपज का छठा भाग। याद रखिएगा, उपज का छठा भाग, 1/6। ठीक है, उपज का छठा भाग आपका लैंड रेवेन्यू लिया जाता था टैक्स के रूप में। क्लियर? किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता था? याद रखिएगा, ये शब्द बीपीएससी पूछ चुकी है। अप्रहत भूमि, अप्रहत भूमि कहा जाता था बिना जोती हुई जंगली भूमि, ऐसी जिनकी जुताई नहीं हुई है, उनको अप्रहत भूमि कहा जाता था। ठीक है, भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यवाप, द्रोणावाप शब्द फिर आ गया। कुल्यवाप भी और द्रोणवाप भी, दोनों वर्ड ध्यान रखिएगा। कुल्यवाप, इससे प्रश्न आ सकते हैं कुल्यवाप और द्रोणवाप से। ये क्या था? तो ये भूमाप की इकाई थी। ठीक है, भूमि मापने की इकाई थी। ठीक है, भूमि मापने की इकाई थी, भूमि मापने की इकाई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा कुल्यवाप और द्रोणावाप क्या थी? तो भूमि मापने की इकाई थी। गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान किया जाती थी? बिना टैक्स की भूमि, विदाउट टैक्स। क्या पूछ रहा है? विदाउट टैक्स वाली जो भूमि होती थी, ठीक है, विदाउट टैक्स वाली भूमि जो होती थी किसे दी जाती थी? विदाउट टैक्स वाली भूमि किसे दी जाती थी? तो ब्राह्मणों को, ब्राह्मणों को बिना टैक्स, उनको जो भूमि दे दी गई उस पर टैक्स नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो ब्राह्मणों को जो भूमि दी जाती थी उन पर टैक्स नहीं लिया जाता था। सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? सांख्य दर्शन किसका है? तो सांख्य दर्शन कपिल का है। सांख्य दर्शन किसका है? तो सांख्य दर्शन कपिल का है। 6 दर्शन है। ठीक है, तो हम एक एक करके सभी को देख लेंगे क्वेश्चन के माध्यम से। योग के कौन है? अगला दर्शन कौन है आपका? योग दर्शन। तो योग के पतंजलि है, याद रखिएगा। रामदेव बाबा योग करते हैं और रामदेव बाबा की कंपनी पतंजलि, तो याद रखिएगा इससे योग दर्शन का कौन है? तो पतंजलि है। न्याय के कौन है? तो न्याय दर्शन के गौतम है। न्याय दर्शन के कौन है? गौतम है। न्याय दर्शन के कौन है? गौतम है। मीमांसा, ठीक है, मीमांसा के कौन है? मीमांसा के जैमिनी है। मीमांसा के कौन है? मीमांसा में 2 आता है, एक उत्तर मीमांसा आता है, एक पूर्व मीमांसा आता है। तो पूर्व मीमांसा के जैमिनी है और उत्तर मीमांसा के बदरायन है। याद रखिएगा, ये भी लिख लीजिए। एक पूर्व मीमांसा है, पूर्व मीमांसा के जैमिनी है और उत्तर मीमांसा के बदरायन है। ठीक है, उत्तर मीमांसा का लिख लीजिएगा, मैं यहां लिख देता हूं, उत्तर मीमांसा। ठीक है, उत्तर मीमांसा बदरायन लिख लीजिए। ठीक है, बदरायन। तो उत्तर मीमांसा का कौन है? तो उत्तर मीमांसा का बदरायन है। क्लियर? अद्वैत दर्शन के संस्थापक, अद्वैतवाद, ठीक है, अद्वैतवाद के आपके शंकराचार्य है। अद्वैतवाद के कौन है? शंकराचार्य है। क्लियर? अद्वैतवाद के कौन है? शंकराचार्य है। रामानुजाचार्य आपके विशिष्टाद्वैतवाद के है। किसके है? विशिष्टाद्वैतवाद के, विशिष्टाद्वैतवाद के आपके रामानुज है। ठीक है, माधवाचार्य किसके है? द्वैतवाद के। माधवाचार्य किसके है? द्वैतवाद के। ठीक है, माधवाचार्य किसके है? द्वैतवाद के। रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद के। शंकराचार्य अद्वैतवाद के। ठीक है, ये सब दर्शन है और ये इनके संस्थापक है, दर्शन की जिसने खोज की थी। ठीक है, ये इसके आइडियल पर्सन है। विशिष्टाद्वैतवाद आ गया, तो विशिष्टाद्वैतवाद कौन है? रामानुजाचार्य, हम लोगों ने पहले ही देख लिया है। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? वर्धन राजवंश, ठीक है, पुष्यभूति। ठीक है, या तो इसको आप पुष्यभूति वंश भी कह सकते हैं, पुष्यभूति वंश भी कह सकते हैं। इसके संस्थापक कौन थे? पुष्यभूति थे। ठीक है, और इसके बाद इस पे आपको आते हैं राज्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन। ठीक है, और उसके बाद सॉरी पुष्यभूति, हाँ सही है, वर्धन वंश का आपका पुष्यभूति हो जाएगा।
और इसमें आपको उस हर्षवर्धन इस वंश के सबसे महान शासकों में से एक थे। ठीक है, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी थी? हर्षचरित बाणभट्ट। हर्षचरित सबको पता होगा, बाणभट्ट ये किसके दरबार में थे? हर्षवर्धन के दरबार में कवि के पद पे थे, राजकवि थे, हर्षवर्धन के दरबार में थे। ठीक है, कौन? तो बाणभट्ट। ठीक है, बाणभट्ट। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में थे। ठीक है, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां स्थान किया? सम्राट हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर थी। ठीक है, और थानेश्वर से राजधानी ये जो ले जाते हैं, ये राजधानी थानेश्वर से ट्रांसफर करके कन्नौज ले जाते हैं। कहां ले जाते हैं? कन्नौज ले जाते हैं। ठीक है, और इनकी राजधानी कहां ट्रांसफर हो गई? कन्नौज ट्रांसफर हो गई। क्लियर? तो थानेश्वर से राजधानी इन्होंने कहां चेंज कर दी? कन्नौज कर दी। आगे बढ़ते हैं। हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन, ये हर 5 वर्ष पे, ठीक है, 5 वर्ष के अंतराल पर, 5 वर्ष के अंतराल पर ये धार्मिक सम्मेलन करते थे। ठीक है, कहां करते थे? तो कन्नौज में और प्रयागराज में हर 5 वर्ष के अंतराल पर ये धार्मिक सम्मेलन करते थे। ठीक है, सम्राट हर्ष कन्नौज में और प्रयाग में। किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? हर्षवर्धन जो उत्तर भारत वाला सेक्शन है ना, ये उत्तर भारत वाला सेक्शन जो है, उत्तर भारत वाला सेक्शन ये जीत चुका था। ठीक है, दक्षिण की ओर अभियान करता है। किधर की ओर? दक्षिण के ओर अभियान करता है हर्षवर्धन। ठीक है, दक्षिण भारत को जीतने के लिए। ठीक है, और नर्मदा नदी के तट पर, नर्मदा नदी के तट पर, नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा हर्षवर्धन को रोक दिया जाता है। नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन के अभियान को, दक्षिणी अभियान को पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का शासक है। कहां का शासक है? तो याद रखिएगा, चालुक्य वंश का ये शासक है, चालुक्य वंश का ये शासक है पुलकेशिन द्वितीय। इसने हर्षवर्धन के दक्षिणी अभियान को रोक दिया और पराजित कर दिया। ठीक है, और इसका दक्षिण का सपना सपना ही रह गया। हुएनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो सभी को पता है, सम्राट हर्ष के शासनकाल में हुएनसांग भारत आया था। चीनी यात्री था। ठीक है, चीनी यात्री था और हर्ष के दरबार में आया था। आज भी भारत को में हुएनसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? हुएनसांग को क्यों याद किया जाता है? तो हुएनसांग को याद किया जाता है सीयूकी की रचना के लिए। ठीक है, किसकी रचना के लिए? सीयूकी की रचना के लिए। क्लियर? भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? तो नालंदा विहार। बनाया किसने था? किसके द्वारा बनवाया गया था? गुप्त वंश का शासक था। अब बताइए नाम। कुमारगुप्त, बिल्कुल सही, कुमारगुप्त के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, कुमारगुप्त के द्वारा बनवाया गया था नालंदा विहार। ठीक है, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ, शंकराचार्य जी के द्वारा 4 मठ स्थापित किए गए थे। कौन कौन से थे? तो इसमें तो प्रयाग आ रहा है, पहले ही इसे हटा दो। कांची आ रहा है, इसे भी हटा दो। ठीक है, बनारस आ रहा है, इसे भी हटा दो। ये आपका सही आंसर है, जोशी मठ, द्वारिका, पुरी, श्रृंगेरी। ठीक है, जोशी मठ आपका कहाँ है? तो ये आपका हो जाता है उत्तराखंड। कहाँ हो जाता है? उत्तराखंड। ठीक है, द्वारका कहाँ है? द्वारका है आपका इधर गुजरात साइड। ठीक है, पुरी कहाँ है? उड़ीसा। और श्रृंगेरी कहाँ है? तो ये है आपका आई थिंक कर्नाटक में है। ठीक है, तो ये 4 मठ 4 दिशाओं में स्थापित किए गए थे शंकराचार्य जी के द्वारा, और ये आपका जोशी मठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। मैचिंग है, ऑप्शन इधर दिए गए हैं आपको, दरबारी कवि के नाम, इधर दिए गए हैं राजाओं के नाम। बताइए। तो कालिदास। ठीक है, कालिदास किसके? हरिसेन से देखते हैं, हरिसेन हर्षवर्धन। तो सी का तो 3 हो गया, हमारा आंसर बन गया। सी इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, एक आंसर से काम बन गया हमारा। तो ए का 1 हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, सी का 3 हरिसेन, अरे सॉरी गड़बड़ हो गया। बाणभट्ट हर्षवर्धन ना, हर्षवर्धन का बाणभट्ट हो जाएगा। मैंने हरिसेन तो
समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है। तो सी का टू इसमें भी है, सी का टू इसमें भी है। बाणभट्ट हर्षवर्धन, डी का 3 देखना है, तो डी का 3 केवल और केवल इसमें है, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए का 4 अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी, और बी का 1 कालिदास चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। तो चंद्रगुप्त के दरबार में कालिदास थे, अलाउद्दीन के दरबार में अमीर खुसरो था, ठीक है। समुद्रगुप्त के दरबार में हरिसेन थे, और हर्षवर्धन के दरबार में बाणभट्ट था। क्लियर। अंतिम प्रश्न है हमारे आज के सेशन का, और हमारा सेशन यहीं पे खत्म होता है गुप्त वंश का, ठीक है। जितने भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं, और प्रैक्टिस सेट वगैरह लगाते रहिए। बहुत जल्द, ठीक है, आज आपको यूट्यूब पर मेरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बहुत जल्द हम लोग, उम्मीद है नेक्स्ट वीक से, ठीक है, आगामी शिक्षक भर्ती, ध्यान से सुनिएगा, आगामी शिक्षक भर्ती और 71वीं बीपीएससी के लिए मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। जिसमें आपको थ्योरी भी होगी और साथ में एमसीक्यू भी मिलेगा, ठीक है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा वो सेशन आपका, ठीक है। तो विद इन 1 वीक आपको ये सेशन स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप लिंक शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, नए क्लास के साथ। धन्यवाद।